हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार पटना का बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितना भी सिलेबस में जो जो पॉइंट पढ़ना है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, ये जो वीडियो है यानी सिलेबस के ऊपर वीडियो, इसे 3 भाग में बांटकर आपको समझाया गया है। पहले भाग में हमने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ प्रमुख मुख्य पॉइंटों को बताया है, और जो आज जो पार्ट 2 है इसमें हम स्पेशल रूप से बीएड फर्स्ट ईयर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, बीएड फर्स्ट ईयर में CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6 और PC7A, इसके साथ ही EPC1, EPC2, EPC3 और इंटर्नशिप इन स्कूल पार्ट 1 जो 4 वीक का होता है ये इसमें शामिल होता है। तो हम बारी बारी से इसे जानेंगे। सबसे पहला है CC1, जिस सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल अवस्था और उसका विकास। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, CC1 जो होता है 100 मार्क्स का होता है। इसका एक्सटर्नल 80 मार्क्स होता है और इंटरनल 20 मार्क्स। इसमें लिखा है कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी इसको पढ़ने से क्या क्या लाभ है। लेकिन हम चलते हैं इसके प्रमुख यूनिट पर। इसमें पहला है यूनिट 1, यानी जिसका नाम है लर्नर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, यानी इसमें बचपन और उसके विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें जो पहला पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि हमें चाइल्डहुड यानी बाल अवस्था के बारे में जानना है तथा उसके कंटेम्पोरी यानी समय के साथ साथ बदलाव को जानना और उस पर चर्चा करना है। इसी में जो सेकंड पॉइंट है दूसरा, उसमें बताया गया है कि बाल अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ना है और बाल अवस्था में फैमिली, पड़ोसी, कम्युनिटी यानी समुदाय और स्कूल यानी विद्यालय किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इसी में जो तीसरा पॉइंट है इसमें हमें जानना है कि बिहार में बच्चों और बचपन के बारे में पढ़ना, यानी बिहार में जो बच्चों के बचपन है उसको जानकारी लेना। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें हमें जानना है कि शिक्षार्थी के विकास में जानना है कि मुख्य रूप से उसके फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, लैंग्वेज यानी भाषात्मक और इमोशनल यानी सांवेदिक विकास और सोशल एंड मोरल यानी सामाजिक और नैतिक विकास, इसके साथ ही उनके शिक्षकों के साथ अंतर संबंध को जानना है। साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कि पियागेट हुए, इरेक्शन हुए और कोहल वर्ग के बातों को जानना है। ये दोस्तों यूनिट 1 में हमें पढ़ना रहता है। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है लर्नर एंड एडोलसेंस, जिसका मतलब हुआ किशोरावस्था के बारे में पढ़ना। इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें हमें किशोरावस्था के कंसेप्ट यानी उसकी अवधारणा तथा उसमें रूढ़िवादी परंपरा, उनको क्या आवश्यकता है उसे समझना, उनके मुद्दे को जानना और उनके कारकों जो उसे प्रभावित करता है उसे समझना है। इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो बताया कि बच्चों के विकास की अवस्था को जानना है, खासकर बाल्य अवस्था पर ध्यान से पढ़ना रहता है। तीसरा बिंदु में है किशोरावस्था की जो क्रियाकलाप, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसके जीवन में जो संघर्ष और सीखने के दौरान जो चुनौतियां हैं आती है उसे पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि बिहार में किशोरावस्था यानी किशोरों की क्या स्थिति है उसे जानना, समय के साथ साथ उसमें क्या वास्तविकता है उसे पढ़ना है। और पांचवा पॉइंट बताया गया कि किशोरों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, इस पर टीचर, परिवार, समुदाय और की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी औरों की क्या भूमिका होना चाहिए। ये रहा यूनिट 2। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 में, जिसमें बताया कि सोशलाइजेशन एंड द कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर, यानी शिक्षार्थियों में यानी सामाजिकरण और शिक्षार्थियों में क्या संबंध होना चाहिए। पहला बिंदु में बताया गया है कि समाजीकरण का कंसेप्ट को जानना है, इसके प्रमुख दृष्टिकोण को जानना है, एडुकेशन में समाजीकरण की क्या योगदान है, समाजीकरण के प्रमुख कारक कौन कौन है, इसके साथ ही समाजीकरण में परिवार, समुदाय और स्कूल की क्या भूमिका है। तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि
समाज में जेंडर की पहचान को जानना है और उसके समाजीकरण का अभ्यास में परिवार, स्कूल, दूसरे अनौपचारिक या औपचारिक संस्थान की क्या भूमिका है और बालिका विद्यालय की क्या योगदान है। इसी में फोर्थ पॉइंट है जिसमें बताया गया कि समाजीकरण का प्रोसेस यानी समाजीकरण का क्या प्रोसेस है और वास्तविक रूप में उसकी क्या योगदान है बिहार को मद्देनजर रखते हुए। इसके साथ ही इनइक्वलिटी यानी विषमता, संघर्ष और मार्जिनाइजेशन यानी पिछड़ेपन को पढ़ना रहता है। आगे बढ़ते हैं तो इसी में जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें बताया गया है कि व्यक्तियों के समूह का पहचान का निर्माण कैसे करते हैं, इसे पढ़ना है। साथ ही सामाजिक कैटेगरीज जैसे कि कास्ट हुए, वर्ग हुए, जेंडर हुए, रिलीजन हुए, लैंग्वेज और एज और पीयर ग्रुप यानी साथियों का समूह को जाना रहता है। ये दोस्तों हुआ यूनिट 3। अब नेक्स्ट है यूनिट 4, इंडिविजुअल डिफरेंस अमोंग लर्नर्स, यानी इसमें लर्नर यानी शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर को जानना रहता है। इसमें पहला बिंदु है कि सामाजिक संस्कृति के संघर्ष के आधार पर शिक्षार्थियों में क्या अंतर है उसे पढ़ना। दूसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अंतर के आयाम को जानेंगे जिसमें संज्ञानात्मकता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, रुचि, योग्यता, सृजनात्मकता, पर्सनालिटी वैल्यू यानी मूल्य के आधार पर जानेंगे। इसी में जो तीसरा पॉइंट है ये बताता है कि संज्ञानात्मक क्षमता के श्रृंखला के आधार पर मतभेदों को समझना जिसकी सीखने में कठिनाइयाँ होती है, जैसे स्लो लर्नर हुए और डिस्लेक्सिया, बौद्धिक कमी, बौद्धिक प्रतिभा। इसी में फोर्थ पॉइंट है जिसमें बताया गया कि घाटे के परिप्रेक्ष्य यानी घाटे के परिप्रेक्ष्य के बजाय अंतर को देखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने का निहितार्थ, यानी ये नहीं देखा है कि हम घाटे में है जबकि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को हम पूरा करेंगे। ये दोस्तों रहा CC1 का चारों यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट CC2 में। दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये दोस्तों 100 मार्क्स का होता है। इसका भी एक्सटर्नल जो कि बाहर एग्जाम सेंटर पे होता है वो 80 मार्क्स का, और इंटरनल जो आपके कॉलेज में होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसका यूनिट 1 हम देखते हैं। यूनिट 1 है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स नेचर, यानी शिक्षा की अवधारणा और इसकी प्रकृति। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें बताया गया कि आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, एंड प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद, और इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं जैसे रूसो हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, जॉन डेवी हुए, महात्मा गांधी और मरिया मोंटेसरी, साथ ही प्लेटो, इनके बारे में पढ़ना रहता है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि विविधता, असमानता और मार्जिनाइजेशन यानी पिछड़ापन जो कि हमारे समाज में, देश में फैले हैं उसे जानना है ताकि उसके शिक्षा में प्रभाव को जान सके। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि सामाजिक विभिन्नता की अवधारणा को जानना है, सार्वभौमिक शिक्षा के लिए जीवन में इसका संवर्धन यानी क्या पहुंच है उसे जानना है। साथ ही साथ NCERT 2006, 2006B, 2006C और 2006D को पढ़ना है। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट हुआ जिसमें बताया गया कि व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्नता को जानना, जिसमें भाषा, धर्म, कास्ट, ट्राइब यानी जनजाति, वोमेन और दलित के बारे में विशेष तौर पर जानना है। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, यानी संविधान में शिक्षा की मुद्दे को ध्यान से पढ़ना, यानी संविधान में जो शिक्षा के ऊपर जो मुद्दे उसे पढ़ना है। जिसमें पहला है भारत के संविधान में शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल है उसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि संविधान को पढ़ना है विशेष तौर पर उसका मौलिक अधिकार, नागरिकों का मूल्य कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य में संविधान की क्या मूल्य है उसे जानना।
फोर्थ पॉइंट है आजादी, न्याय, समानता और बिरादरी में संवैधानिक वादे क्या है उसे जानेंगे। ये रहा यूनिट 2। अब चलते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है स्टडी ऑफ डिफरेंट कमीशंस, यानी जो अलग अलग कमीशन है उसको पढ़ना, जिसमें पहला है वर्धा कमीशन जो 1937 यानी 1937 में आया था, उसे पढ़ेंगे। दोस्तों वर्धा कमीशन जहां भी लिखा हो जो 1937 में आया था वहां से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है कोठारी कमीशन जो 1966 में आया, इसके सिफारिश और इसका कार्यान्वयन यानी कौन कौन से ये कार्य किए। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है मुदालियर आयोग जो 1951 से 53 तक था। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी एनपीई के नाम से जानते हैं, 1986 एंड इट्स रिव्यू 1992 को पढ़ना है। पांचवा है यशपाल समिति का रिपोर्ट को पढ़ना है और छठा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जानना है। अब चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है जिसका नाम है स्टडी ऑफ पॉलिसीज, स्टडी ऑफ पॉलिसीज यानी कि जितना भी नीतियां हैं उसको पढ़ना। इसमें पहला है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को जानेंगे। इसकी समीक्षा को जानेंगे। पोषण की सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों के कार्रवाई की भूमिका को पढ़ेंगे, यानी कि जो हम लोग मिड डे मील खाते हैं उससे कौन सा पोषण मिलता है, उसके विधायी कार्रवाई को हमको जानना है। दूसरा पॉइंट है स्कूली शिक्षा के विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन को जानना। स्कूल के आकार देना कि स्कूल कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 पढ़ना है, बीसीएफ 2008 पढ़ना है, एनसीईएफटी 2010 पढ़ना है। इसी में जो तीसरा पॉइंट है रामसा यानी आरएमएसए जिसका मतलब हुआ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान तथा हास्यकरण पर यानी जो लोग पिछड़े हैं उनके नामांकन को बनाए रखने में क्या क्या जानकारी लेना है वो हमें इस पॉइंट में जानना रहता है। फोर्थ पॉइंट है यानी चौथा पॉइंट है कॉमन स्कूल सिस्टम रिपोर्ट यानी सामान्य विद्यालय प्रणाली और अध्यापक का अध्ययन, इसे हमें इसमें पढ़ना रहता है। ये रहा दोस्तों यूनिट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है CC3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगम और शिक्षण। इसका यूनिट 1 देखते हैं। इसका जो यूनिट 1 है जिसका नाम है कंसेप्ट्स रिलेटेड टू लर्निंग यानी सीखने से संबंधित अवधारणा, जिसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि ज्ञान को जानना तथा उसके प्रति जो भ्रांतियां है यानी जो गलत फहमी है उसे दूर करना। दूसरा है अधिगम के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसे दूर करना। तीसरा पॉइंट है निम्न संबंधों को विश्लेषणात्मक रूप से समझना, जिसमें है अधिगम और विकास में क्या संबंध है, उसी प्रकार अधिगम और अभिप्रेरण में क्या संबंध है, अधिगम और सृजनात्मकता में क्या संबंध है, अधिगम और बुद्धि में क्या संबंध है। ये रहा यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग यानी सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि सीखने के सिद्धांत के विकास पर ध्यान देना है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को पढ़ना है। सीखने से संबंधित कुछ सिद्धांत जिसमें व्यवहारवादी हुए, संज्ञानवादी सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण, मानवतावादी, सामाजिक संरचनावादी के सिद्धांत को पढ़ना रहता है, जिसमें थॉर्नडाइक महोदय हुए, पावलोव हुए, स्किनर हुए, कोहलवर हुए, एरिक्सन हुए, रिफरिन हुए यानी रिफरिन के जो मॉडल प्रस्तुत किए थे उन्हें जानना है, और मॉस्लो हुए तथा वायोगोस्की हुए, इसने सीखने के जो सिद्धांत बताए थे उसे जानना है। इसी में जो दूसरा पॉइंट है उसमें पढ़ना है कि सीखने के विभिन्न स्थिति में सिद्धांत और अवधारणा का प्रयोज्य यानी उसे जानना है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के सीखने की स्थिति में रिलेवेंस और
प्रिंसिपल यानी प्रासंगिक और सिद्धांत को पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट में सीखने के विभिन्न स्थिति में शिक्षार्थियों की भूमिका, जिसमें विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण को कैसे विभिन्न दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है, इसे जानेंगे। और नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट यानी यूनिट 3 में। यूनिट 3 है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें दोस्तों पहला जो पॉइंट है, इसमें सीखने के कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन चिंताएं हैं, इस किस प्रकार ज्ञान का हस्तांतरण और ग्रहण करके सीखते हैं और ज्ञान के निर्माण कैसा होता है उसे जानना है। व्यक्तिगत वर्सेस ग्रुप, यानी एक होता है व्यक्तिगत रूप से सीखना और ग्रुप में सीखना, साथ ही विषम समूहों में सीखना और अधिगम की प्रकृति को जानना है। दूसरा पॉइंट है सीखना और सिखाने के तरीके को पढ़ना है, जिसमें टीचर को केंद्र में रखकर, विषय को केंद्र में रखकर और शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर, तीनों को अलग अलग रूप से केंद्र में कैसे रखकर सिखाना चाहिए या सीखना चाहिए, इसे जानेंगे। शिक्षक को ज्ञान के ट्रांसमीटर के रूप में और शिक्षक के मॉडल यानी नमूने के रूप में, शिक्षक को एज ए फैसिलिटेटर के रूप में यानी सुविधाकर्ता के रूप में पढ़ना है, यानी किस तरह से टीचर एक सुविधाकर्ता होता है। नेविगेटर के रूप में रास्ता दिखाने वाला, नेविगेटर मतलब एक शिक्षक रास्ता दिखाने वाला होता है, इसे जानेंगे। इसके साथ ही को लर्नर यानी सह शिक्षक के रूप में एक शिक्षक होता है, इसे जानेंगे। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें बताया गया कि सृजनात्मक लर्निंग के विचार को जानना, इसका कंसेप्ट को जानना, इसके शैक्षणिक प्रभाव को जानना। चौथा पॉइंट है लर्निंग इन्वायरमेंट को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। प्रेरणा क्या है, सकारात्मक भावना क्या है, सेल्फ इफिशिएंसी को पढ़ना है, साथ ही सहयोगी और स्व को नियमित करना सीखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है, इसमें पढ़ना है पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि व्यक्तित्व, बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें जो पहला पॉइंट है पर्सनालिटी के प्रकार को पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत एवं उसकी विशेषता को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट में पर्सनालिटी और उसका आकलन कैसे किया जाता है, यानी पर्सनालिटी का कैसे मापन किया जाता है, उसे जानेंगे। तीसरा पॉइंट में बुद्धि के सिद्धांत और IQ यानी बुद्धि लब्धि को बेहतर कैसे बनाया जाता है, ये जानेंगे। चौथा पॉइंट में बुद्धि के आकलन। पांचवा पॉइंट में विद्यार्थी की मानसिक स्वस्थता को जानेंगे। छठा पॉइंट में मानसिक स्वास्थ्य और असमान बच्चों में क्या अंतर है, उसे जानेंगे। सातवां पॉइंट में समायोजन के विभिन्न स्थितियों में अंतर को जानना है। ये रहा CC3 का यूनिट 4। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है CC4, जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। इसका जो यूनिट 1 है, जिसमें बताया गया है कि लैंग्वेज मीनिंग एंड कंसेप्ट, यानी भाषा का अर्थ और कंसेप्ट को जानना है। दूसरा पॉइंट में भाषा का कार्य का जानना है, यानी भाषा का क्या कार्य है। तीसरा पॉइंट में पाठ्यक्रम में भाषा का क्या योगदान है। चौथा पॉइंट में भाषा के विकास का संक्षिप्त इतिहास को जानेंगे। पांचवा है ब्लूम और चमोस्की महोदय की थ्योरी को पढ़ना है, जिन्होंने भाषा पर अपना थ्योरी प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं यूनिट 2 में। दोस्तों यूनिट 2 में हमें घर में बोली जाने वाली भाषा और स्कूल में बोले जाने वाली भाषा को पढ़ना है। इसमें दूसरा पॉइंट है सीखना को एक उपकरण के रूप में चर्चा करना है, कि सीखना एक उपकरण है। तीसरा है क्लास में पूछे जाने वाले प्रश्न की प्रकृति को समझना है, कि किस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। चौथा है प्रश्न के प्रकार और शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए। इसी में पांचवा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के पाठ हो, जैसे व्याख्यात्मक पाठ हुए, कथनात्मक हुए, आदान प्रदान करना, बाध्यात्मक करना, इसे हमें पढ़ना रहता है। 6 पॉइंट हुए कक्षा में मौखिक व लिखित भाषा के प्रयोग के लिए रणनीति का विकसित करना। इन सभी पॉइंटों को हमें
जानना रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है CC5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी अनुशासन और विषयों की समझ। ये दोस्तों 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सटर्नल 40 मार्क्स और इंटरनल 10 मार्क्स का होता है। चलते हैं इसका यूनिट 1 में। जो यूनिट 1 है, जिसका नाम है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी अनुशासन या सब्जेक्ट का विशेष संबंध। इसमें पहला पॉइंट बताता है कि अनुशासन क्या है, अनुशासन के कॉन्सेप्ट का इतिहास को जानना है। दूसरा पॉइंट में एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, इसका मानव के ज्ञान में वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। इसमें मतलब दूसरे पॉइंट में ही पहला नंबर है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यूनिटी एंड प्लुरलिटी, यानी एकता और अनेकता। इसी में दूसरा नंबर है मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें संस्कृति और जनजाति को जानना है। तीसरा पॉइंट में व्यवसायिक और क्षमता का विभाजन, यानी इन सबों में डिसिप्लिन का क्या योगदान है। साथ ही फोर्थ पॉइंट में है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्रम विकास और अलगाव में। फिफ्थ नंबर में प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में बाजार और संगठन। और सिक्स नंबर में एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण और सीखना। ये रहा दोस्तों यूनिट 1 का पॉइंट 2। अब चलते हैं यूनिट 1 का ही पॉइंट 3, जिसमें लिखा है कि अनुशासन और विषय के बीच अंतर को जानेंगे, विषयों तथा विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र को जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है विषयों की ताकत और कमजोरियों को जानेंगे। फिफ्थ नंबर में बुनियादी परिसर और विषय का दर्शन को जानना। सिक्स में राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षार्थियों के विकास के लिए विषयों को क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसे जानना। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है कॉम्पिटेंसीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट की दक्षता और उसकी उन्नति। इसमें पहला पॉइंट है सब्जेक्ट पर महारथी, यानी सब्जेक्ट पे अपना महारथी प्राप्त करने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना रहता है। दूसरा पॉइंट में विषय का संचार। तीसरा पॉइंट में सब्जेक्ट यानी विषय का विशिष्ट शर्तें और उसके उपयोग। फोर्थ पॉइंट में सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट एक्टिविटी यानी परियोजना गतिविधि, उसे जानना है। फिफ्थ पॉइंट में विषय और अनुशासन में अनुसंधान, विषयों में डाटा कलेक्शन के तरीके, यानी विषय और अनुशासन में अनुसंधान करना, विषयों में डाटा कलेक्शन के तरीके, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण और विकास का सिद्धांत, संदर्भ तैयार करना, नोट्स और ग्रंथ सूची क्या है उसे जानना। 6 नंबर है अंतर विषय शिक्षण और उससे संबंधित मुद्दे, यानी अंतर विषय क्या है। इसी में है अंतर विषय शिक्षण एक दंडात्मक प्रक्रिया है। हम लोग अंतर विषय शिक्षण के सीखने का आकलन कैसे करेंगे, अंतर विषय के गुणवत्ता एवं आश्वासन के लिए किन किन मापदंडों का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों रहा यूनिट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है CC6, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, स्कूल और समाज। इसमें दोस्तों ये भी 50 मार्क्स का होता है, जिसका एक्सटर्नल 40 मार्क्स और इंटरनल 10 मार्क्स का होता है। इसका यूनिट 1 देखें तो इसमें लिखा है जेंडर इशूज की कंसेप्ट, यानी जेंडर मुद्दे और उसकी अवधारणा को जानना। इसमें पहला पॉइंट है जेंडर, सेक्सुअलिटी, प्रीतिसत्ता, पुरुषत्व और नारीवाद को पढ़ना रहता है। दूसरा पॉइंट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना, जिसमें सामाजिक सुधारकों के कुछ स्थल चिन्ह हो, शिक्षा पर महिलाओं के अनुभव पर ध्यान में रखना, उस पर क्या विधान लिया गया उसे जानना। तीसरा पॉइंट में जेंडर मुद्दे के बारे में नीतिगत दृष्टिकोण को जानना है। फोर्थ पॉइंट में लिंग पूर्वाग्रह, लिंग रूढ़िवादिता और सशक्तिकरण करना, लिंग रूढ़िवादिता को सशक्तिकरण करना, इसे पढ़ना रहता है। फिफ्थ पॉइंट में जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता, अक्षमता और क्षेत्र के साथ समानता और विषमानता के अंतर को जानना। सिक्स पॉइंट में लिंग और समाज के भारत के संदर्भ में समझना, विशेष रूप से बिहार को मद्देनजर रखते हुए। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है
जेंडर एंड एडुकेशन, करिकुलम, पेडागोगी एंड टीचर, यानी कि लिंग और शिक्षा, पाठ्यचर्या और शिक्षक। इसमें पहला पॉइंट है महिलाओं को शिक्षित होने से पूरा जेंडर ही शिक्षित हो जाता है। इस बदलाव को रिसर्च के माध्यम से हमें जानना रहता है। साथ ही स्कूल और करिकुलम में जेंडर सेंसिटिविटी के मतलब जेंडर सेंसिटिविटी से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जेंडर और छिपे हुए पाठ्यक्रम को जानेंगे। जेंडर के दृष्टिकोण से स्कूल की जगहों को समझना। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा शास्त्र में लिंग को पढ़ना है, जिसमें से लिंग के निर्माण का विश्लेषण और क्लास में उसका अभ्यास पर चर्चा करना है। तीसरा में लैंगिक समानता के लिए स्कूल की क्या भूमिका होती है। और फोर्थ पॉइंट है टीचर को एक परिवर्तनकर्ता के रूप में समझना है। जेंडर संवेदनशील प्रोफेशनल पे चर्चा करना रहता है। दोस्तों ये रहा CC 6 समाप्त। अब चलते हैं आगे दोस्तों चलते हैं तो आता है पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसे हम मेथड सब्जेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मेथड सब्जेक्ट की बात करें तो सभी मेथड पेपर जिस मतलब स्टूडेंट का जो कोई क्यों ना हो, उसमें से मुख्य रूप से हमें यह जानना रहता है कि वह पेपर शिक्षा में क्या महत्व है, यानी उस पेपर को यानी उस मेथड पेपर को हम क्यों पढ़ते हैं, उसका शिक्षा में क्या शिक्षा का क्या महत्व है। दूसरा अगर आगे जानेंगे कि इसी पॉइंट में हम ये भी जानेंगे कि उसे पढ़ने से क्या मिलता है, यानी उसका क्या उद्देश्य होता है, उसे कैसे पढ़ाना चाहिए और इसे कैसे पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उस मेथड पेपर का अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध होता है उसे जानेंगे। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का क्या प्रकृति यानी नेचर होता है उसे जानना रहता है। स्कूल करिकुलम में उसका क्या योगदान है उसे जानेंगे। उस सब्जेक्ट का माइक्रो टीचिंग में कैसे कैसे मतलब माइक्रो टीचिंग के दौरान उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये भी हमको यानी मेथड पेडागोगी सब्जेक्ट में पढ़ना रहता है। और इसी में अगर आगे बात करें तो मेथड पेपर में का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये सब हमें जानना रहता है। दोस्तों मेथड पेपर की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा मेथड पेपर चुनने में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो ला देंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी EPC, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसका अगर हिंदी में बात करें तो इसका नाम है पेशेवर क्षमता को बढ़ाना। इसका EPC 1 देखते हैं दोस्तों, 50 मार्क्स का होता है और इसका सभी मतलब एग्जाम जो होता है वो इंटरनल यानी अपना ही कॉलेज में होता है। तो EPC 1 का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसका हिंदी में हुआ कि पाठों को पढ़ना और उन पर विचार करना। चलते हैं कि इसमें क्या पढ़ना रहता है। यूनिट 1 जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इसमें पठन और लेखन के महत्व को जानना रहता है कि विभिन्न प्रकार के लेखों ग्रंथों को अलग अलग तरीकों से पढ़ना और उस पर जवाब देना सीखना रहता है। इसी में दूसरा पॉइंट की बात करें तो शिक्षा को एक साथ सोचना। तीसरा पॉइंट की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से, रचनात्मक रूप से, आलोचनात्मक रूप से इन सभी को एक साथ जवाब देना। चौथा पॉइंट की बात करें तो मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता का विकास करना, ताकि वे अपने स्वयं की सोच प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि वे विभिन्न लेखों ग्रंथों से जुड़ते हैं। पांचवा पॉइंट है कि पाठक और लेखक के रूप में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पढ़ने और लेखन में भाग लेना, यानी कि अपने पठन और लेखन के जो कौशल उसको बढ़ाने के लिए पढ़ने और लिखने में भाग लेना रहता है। 6 पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से कथा पाठ हुआ, व्याख्यानात्मक ग्रंथ हुआ उसको पढ़ना, या आत्मकथा हुआ उसे, और चाहे फील्ड नोट्स हुए, निर्वंश विज्ञान आदि को जोड़कर पढ़ना रहता है। 7 पॉइंट की बात करें तो विभिन्न पाठ संरचनाओं का विश्लेषण करना। 8 पॉइंट की बात करें तो पढ़ने से लिखने तक की सामग्री, यानी पढ़ने से एक तरह से लिखने तक एक सामग्री है, ठीक है, इसको मतलब इस पे चर्चा करना रहता है। 9 पॉइंट में देखें तो पढ़ने और लिखने से महत्वपूर्ण कौशल विकसित होते हैं। 10 पॉइंट की बात करें तो उद्देश्य की भावना से लिखना, श्रोता का प्रतिक्रिया देना, अन्य विचारकों के संदर्भ में लिखना। ये दोस्तों यूनिट 1 हुआ। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट
2 जो है जिसमें लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड पेडागोगी, यानी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण शास्त्र को समझना, जिसमें पहला पॉइंट है भाषा के पाठ्य पुस्तक के विकास के लिए दर्शन मार्गदर्शन का सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट में भाषाई शिक्षण के कंटेक्स्ट यानी दृष्टिकोण और तरीके को जानना, संवादात्मक और सहभागी तरीके से को जानना, शिक्षक एक सुविधा करता है इसे समझना, यानी शिक्षक हमें सुविधा देता है, इसको जानेंगे। तीसरा पॉइंट में विषय वस्तु इकाई की संरचना, अभ्यासों की प्रकृति और इसके निहितार्थ को जानना रहता है। चौथा पॉइंट में शैक्षणिक मानक और सीखने के संकेतक को जानना रहता है। पांचवा में भाषा के परिप्रेक्ष्य में माने भाषा पाठ्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए सीखना एक संसाधन है, इस पर जानना रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी ईपीसी 2। ईपीसी 2 का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में नाटक और कला। ये भी दोस्तों 50 मार्क्स का होता है, जो सब इंटरनल ही होता है। इसका चलते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 है ड्रामा एज परफॉर्मिंग आर्ट, यानी नाटक को प्रदर्शन कला के रूप में जानना, जिसमें पहला पॉइंट है ड्रामा के कंसेप्ट को समझना है कि शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा शास्त्र में नाटक क्या है। तीसरा है नाटक की तैयारी, गतिविधियों और संसाधनों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, इसे समझना रहता है। फोर्थ पॉइंट में एकल नाटक और समूह नाटक को समझना है। फिफ्थ पॉइंट में नाटक खेलना, जिसमें कहानी, संवाद हुआ, पात्र हुआ, चिन्ह हुआ, रंगमंच सजावट, लाइटिंग जो मतलब सजावट हुआ, क्रिएटिंग उसको कैसे बनाया जाता है, विभिन्न सिचुएशन को जानना रहता है। 6 पॉइंट में भारतीय और क्षेत्रीय नाटक परंपरा का ज्ञान, और 7 की बात करें तो शिक्षार्थियों में नाटक की कला को सराहना। 8 पॉइंट की बात करें तो ड्रामा के परफॉर्मिंग की समीक्षा और मूल्यांकन करना। 9th पॉइंट की बात करें तो स्कूल पाठ्यचर्या में ड्रामा को समझना रहता है। ये दोस्तों हुआ यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2, जिसका नाम है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी दृश्य कला और शिल्प। इसमें पहला पॉइंट की बात किया तो उसने बताया कि जो विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला है और शिल्प कला को समझना, इसके साथ ही शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता यानी क्या मतलब उसका स्थान है उसको जानना। दूसरा पॉइंट है शिक्षा शास्त्र के रूप में दृश्य कला और शिल्प कला को जानना। तीसरा है दृश्य कला और शिल्प कला की बुनियादी संसाधनों और उसका यूज को जानना। फोर्थ पॉइंट है भारतीय शिल्प परंपराओं और क्षेत्रीय लोक कलाओं को जानना। पांचवा है भारतीय समकालीन कलाओं और कलाकारों एवं दृश्य कलाओं को जानना। 6 पॉइंट है शिक्षार्थियों में दृश्य कला और शिल्प कला का प्रशंसा करना। 7th है दृश्य कला यानी विजुअल जो आर्ट होता है उसको दृश्य कला कहते हैं, शिल्प की सापेक्षा और उसका मूल्यांकन करना। 8 पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है कला के साथ सीखना, इसके लिए एक स्थान के रूप में स्कूल और क्लासरूम है। इस पे चर्चा करेंगे कि कला जो है स्कूल और क्लासरूम में हम सीख सकते हैं। 9th पॉइंट है कला को जोड़कर सीखने में उसकी योजना बनाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक की तैयारी को जानना। ये रहा यूनिट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट है ईपीसी 3 जिसका नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी की प्रमुखता को जानेंगे। दोस्तों आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। चलते हैं इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर परिचय लेंगे, उसके चर्चा करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि आईसीटी के कंसेप्ट को जानना तथा शिक्षा में इसकी क्या निहितार्थ यानी क्या जरूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है भारतीय स्कूलों में शिक्षा में आईसीटी क्या लक्ष्य और उद्देश्य है। तीसरा है कि आईसीटी के स्रोतों को जानना, इसमें ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य दृश्य सामग्री और कंप्यूटर मीडिया को जानना। इसी में
फोर्थ पॉइंट है स्कूल में आईसीटी को शामिल करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है एजुकेशन में रेडियो, टीवी और वीडियो का यूज किया जाना चाहिए या कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, इस पर चर्चा करना रहता है। सिक्स पॉइंट में शिक्षा में न्यूज़पेपर का यूज क्यों करना चाहिए। सेवन पॉइंट है एलसीडी प्रोजेक्टर के संचालन का कार्यक्रम का ज्ञान, मतलब कि हम लोग स्कूल में एलसीडी द्वारा पढ़ाते हैं तो उसको ज्ञान ले लेना चाहिए पहले से कि इस प्रकार पढ़ाया जाए। 8 पॉइंट है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग के तरीके का जानकारी लेना, जैसा उसमें उसको मतलब कंप्यूटर को किस प्रकार ऑन ऑफ करना रहता है, वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट का यूज करना, पेंट को जानना, ताकि हम बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा सकें। इसी में 9th पॉइंट है कि पढ़ाने और सिखाने के दौरान शिक्षक को एजुकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और उसे संचालन या संभालने में शिक्षक की क्या दक्षता है होनी चाहिए, इसको जानेंगे। ये रहा दोस्तों यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग सिचुएशन, यानी विजुअलाइजिंग प्रौद्योगिकी सपोर्टेड में सीखने की स्थिति को जानना, जिसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर को सीखने के सामग्री के रूप में जानना, जिसमें खुद से कैसे ईमेल आईडी बनाना, ईमेल सेंड करना, सही सूचना को जानने के लिए इंटरनेट ब्राउजिंग सीखना, मतलब इंटरनेट ब्राउजिंग कितना प्रभावशाली है उसे जानना। दूसरा है ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल यूनिवर्सल, विकिपीडिया क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का सामान्य परिचय को जाना। एक तरह से बोले तो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो शिक्षा में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए उस सब को हमें एक एज ए शिक्षक के रूप में हमें जान लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा पॉइंट, जिसमें लिखा है क्लास में उपयोग करने के लिए पीपीटी को तैयार करना सीखना। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विषय से संबंधित प्रदर्शन को दिखाने के तरीके को समझना। फिफ्थ पॉइंट है कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के तरीके को सीखना। सिक्स पॉइंट है सहयोगात्मक शिक्षण या सहयोगात्मक शिक्षण कार्य को सीखना, यानी शिक्षक के साथ कैसे कैसे साथ साथ कार्य किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है आईसीटी का संवादात्मक उपयोग करना, जैसे कि वेब ग्रुप में शामिल होना, ब्लॉग्स का निर्माण करना, सामाजिक नेटवर्किंग साइट, सामान्य मैसेज ऐप के माध्यम से समझना, उसको जानकारी लेना। दोस्तों ये रहा ईपीसी 3 का यूनिट 2। दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो सभी टॉपिक समाप्त हो चुका है। दोस्तों प्लीज़ अगर आप बीएड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे बीएड सेकेंड ईयर का संपूर्ण मतलब जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।